बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर मेरठ से आपको दे दें। मेरठ के खरखोदा इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे 3 दोस्तों को रौंदा। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में घायल एक शख्स का अस्पताल में इलाज हो रहा है। घटना मेरठ के देहात इलाके खरखोदा थाना इलाके की है। यहां देर रात तेज गति से आ रही इनोवा ने सड़क किनारे बैठे 3 दोस्तों को कुचल दिया। इनमें जावेद और सलमान की मौके पर मौत हो गई, जबकि वाजिद मेडिकल हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इनोवा चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि कार दूसरे समुदाय के युवक की है और इसीलिए तनाव को देखते हुए बघोली गांव में पुलिस बल की तैनाती हो चुकी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस आरोपी के खिलाफ अब कार्रवाई कर रही है। आरोपी के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। तो सिर्फ मेरठ ही नहीं, देवरिया में भी देर रात सड़क हादसा हो गया। इससे हाहाकार की स्थिति है। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक बस और बोलेरो की जोरदार टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो देखिए, सड़क हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर मेरठ की है जहां पर 2 लोगों की जान चली गई। दूसरी तरफ देवरिया की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। यहां पर भी बड़ा हादसा हुआ, 6 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं हादसे में। कार और बस की टक्कर हो गई थी। लोग तिलक समारोह से लौट रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। 6 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं, जबकि मेरठ के सड़क हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और चलिए अब बात सीएम योगी के विभागों को लेकर की जाने वाली क्लास की भी कर लेते हैं। तो अब विभागों के प्रेजेंटेशन में और तेजी आएगी। आज यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कैसे किया जाए, इस पर मंथन होने वाला है। इसके अलावा शहरों में विकास कैसे रफ्तार पकड़ेगा, इसकी भी चर्चा होगी। आपको ये भी बता दें कि आज सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होने वाला है, जिसमें सीएम शहरों के विकास का रोड मैप समझेंगे। शाम 5:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सीएम के सामने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सेक्टर से जुड़े विभागों का प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो देखिए, आज नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। लगातार अलग अलग विभाग सीएम के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में क्या रणनीति है, विकास की रफ्तार कैसे बेहतर और तेज हो सके, इसके लिए वो किस तरीके से काम करेंगे। इन तमाम विषयों की जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो सीएम को देते हैं और इसी कड़ी में शहरों के विकास की रफ्तार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का रोड मैप आज पेश किया जाएगा। प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होने वाला है। इसके अलावा आपको बताएं कि स्वास्थ्य सेक्टर विभाग का भी आज प्रेजेंटेशन होगा सुबह 11:30 बजे और इसके बाद देखिए शाम 5:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बेहतर स्वास्थ्य पर मंथन होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े विभागों का प्रेजेंटेशन होने वाला है, जबकि सुबह में नगरीय विकास की तरफ से प्रेजेंटेशन पेश किया जाएगा 11 बजे के आसपास, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। खुद पूरी तस्वीर को समझेंगे, क्या रणनीति है, क्या रोड मैप है नगरीय विकास विभाग की, इसकी जानकारी बोलेंगे। सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय इसके लिए रखा गया है। शहरों का विकास कैसे हो सके, भविष्य के लिए क्या रणनीति है नगरीय विकास विभाग की, इन तमाम विषयों पर प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने ये विभाग देंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने को लेकर भी आज मंथन होगा और जो इससे जुड़ा हुआ विभाग है वो शाम को प्रेजेंटेशन देगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। क्या ताजा अपडेट है उनके पास, समझते हैं। अनुभव, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग विभाग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज नगरीय विकास और स्वास्थ्य महकमे से जो जुड़े हुए विभाग हैं वो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। किस तरीके से, कब ये बैठक होने वाली है, कब कौन प्रेजेंटेशन देगा, कौन कौन मौजूद होगा, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये जो प्रेजेंटेशन हो रहे हैं ये चौथा दिन है आज प्रेजेंटेशन का, अगर हम दिखाएं, और यही एनेक्सी है जहां पर ये प्रेजेंटेशन होगा। और उससे पहले आज कैबिनेट बैठक भी है 11 बजे, तो वो भी यहीं इसी एनेक्सी भवन में होगी। और लंबे समय बाद, हम क्या तकरीबन 3-3.5 साल बाद ये कैबिनेट बैठक आज इस एनेक्सी भवन में हो रही है। प्रेजेंटेशन तो यहाँ योगी 1 में भी हुआ और योगी 2 में भी प्रेजेंटेशन यहीं हो रहा है। आज चौथा दिन है प्रेजेंटेशन का और जैसा आपने कहा, देखिए आज 2 सेशन में यानी 2 सत्र रखे गए हैं प्रेजेंटेशन का। पहला जो सत्र है वो दोपहर 12 बजे शुरू होगा, यानी जैसे ही कैबिनेट बैठक खत्म होगी उसके बाद
क्योंकि प्रेजेंटेशन में सारे मंत्री आते हैं, चाहे वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो चाहे राज्य मंत्री हो, तो वो 12 बजे शुरू होगी। और सबसे पहले जो हम कहें कि नगर विकास है या उससे जुड़े जो भी विभाग हैं, देखिए इसको पूरा एक सेक्टर में बांट दिया है, क्योंकि 50 से ज़्यादा विभाग है। अगर सबका एक एक दिन करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत लंबा खींचेगा। इसीलिए 7 सेक्टर में बांटा है और जिस सेक्टर के अंतर्गत जो विभाग आते हैं उनका एक साथ प्रेजेंटेशन होता है। आज जैसे नगर विकास है, आवास विकास है, नगरीय गरीबी उन्मूलन है, इस तरह से जो जुड़े विभाग हैं उनका प्रेजेंटेशन दोपहर 12 बजे शुरू होगा। नगर विकास के मंत्री हैं AK शर्मा, तो वो भी मौजूद रहेंगे और सारे मंत्री, पूरा मंत्रिपरिषद मौजूद रहता है। उसके बाद जो शाम को बैठक रखी गई है, जो प्रेजेंटेशन होगा वो 5-5:30 बजे शुरू होगा और उसको रखा है स्वास्थ्य सेक्टर के नाम से। उसमें स्वास्थ्य विभाग भी है, यानी हम कहें तो जो स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा है, वो चिकित्सा शिक्षा यानी मेडिकल एजुकेशन वो भी, आयुष विभाग जो है वो भी, इसके अलावा परिवार कल्याण जो है वो भी, कुल 5 विभाग जो सेकंड शिफ्ट में हम क्या प्रेजेंटेशन होगा उसमें शामिल होंगे। और देखिए, चाहे हम कहें जब पहला प्रेजेंटेशन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, कल आज चौथा होगा, हर एक प्रेजेंटेशन का मकसद यही है कि कैसे 100 दिन का, 6 महीने का, 1 साल का और 5 साल का यूपी के डेवलपमेंट का जो रोड मैप है वो क्या होगा, उसका क्या खाका खींचा जाए, कैसे काम किया जाए। लोक संकल्प पत्र में बहुत सारे वादे किए हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए, कैसे यूपी को नंबर 1 बनाया जाए। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, कैसे उस पर काम किया जाए, ये सब कुछ मुख्य एजेंडा है। और अलग अलग विभाग में जो दिक्कतें हैं, जो दुश्वारियां हैं, उनको अगर हम कहें तो पहले जो 5 साल रहा उसमें भी दूर किया गया, लेकिन अब एकदम बिल्कुल वो हम कहें तो फिल्टरिंग करके और विभाग में कमियां ना रहने पाए, इन सारी चीजों पर ही डिस्कशन होता है। और खासतौर से जो नए मंत्री हैं उसी अनुसार देखिए फोकस भी किया जा रहा है कि विकास की रफ्तार तेज हो, बेहतर तरीके से काम हो सके। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये तमाम रोड मैप पहले से आपके पास ऑन पेपर हो। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति में नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है। 2 सांसदों, 2 विधायकों और 2 जिला पंचायत अध्यक्षों को सड़क निधि प्रबंधन समिति में बनाया गया है सदस्य। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर, झांसी के सांसद अनुराग शर्मा, शाहजहांपुर से विधायक मानवेंद्र सिंह और पडरौना से विधायक हैं मनीष जायसवाल के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष उन्नाव सकून सिंह और अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। अनुभव, क्या और महत्वपूर्ण जानकारी इससे जुड़ी हुई, क्योंकि सड़क निधि प्रबंधन के नए सदस्यों का ऐलान हो चुका है। देखिए, बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति होती है। खासतौर से ये जो समिति होती है वो ये देखती है कि जो पैसा आ रहा है, जो निधि है, उसका किस तरीके से सड़क के रखरखाव में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आप देखिए जो गड्ढा मुक्ति का जो अभियान होता है उसमें भी ये जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क प्रबंधन निधि समिति होती है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें अब नए सदस्य इसमें अब नियुक्त हुए हैं, 6 सदस्य रखे गए। हालांकि ये इससे पहले तमाम अन्य लोग थे, लेकिन ये जो वित्तीय वर्ष है 2022 से 2023 के लिए, 1 वर्ष के लिए, उसमें 6 नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है। इसमें 2 सांसद हैं, 1 राज्यसभा के सांसद हैं और 1 लोकसभा के सांसद हैं। इसके अलावा 2 विधायक हैं और 2 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो इनकी नियुक्ति हुई है और कोशिश यही है कि कैसे ये जो राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति है ये बेहतर तरीके से काम करे। अब आप देखिए, राजेश अग्रहरी अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको रखा है। शकुन सिंह उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष, उनको रखा है। नीरज शेखर राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी इसके सदस्य हैं। अनुराग शर्मा बीजेपी के झांसी के सांसद हैं, उनको भी इसमें रखा है। मानवेंद्र सिंह शाहजहांपुर के विधायक हैं, उनको भी रखा है। और मनीष जायसवाल जो पडरौना में जीते हैं, कांग्रेस से आए थे, उनको भी इसमें रखा है। तो एक तरीके से हम कहें तो जो तमाम सारे जो विभाग होते हैं उसमें जो नियुक्तियां होती हैं वो कम से कम अब शुरू हो गई है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो अन्य पदाधिकारी हैं, वो भी कम से कम इस खबर को देखने के बाद ये सोच सकते हैं कि जल्द शायद जो निगम है, बोर्ड है, उसमें भी नियुक्तियां शुरू हों। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुभव आपका, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए।
आज वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। आपको बताएं कि सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष से लेकर संकाय प्रतिनिधि तक कुल 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार 4 प्रमुख पदों पर 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 5 संकाय प्रतिनिधि के लिए 10 लोग मैदान में हैं। 4 प्रमुख पदों पर करीब 10,000 छात्र प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। तो बड़ा दिन है छात्र संघ के लिए, क्योंकि राजनीति की शुरुआत यहीं से होती है। अध्यक्ष से लेकर संकाय पदों के लिए आज चुनाव हो रहा है। मतदान की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मतदान के लिए समय तय किया गया है। वाराणसी से मेरे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, क्योंकि छात्र संघ के लिए मतदान का आगाज अब हो चुका होगा, शुरुआत हो चुकी होगी, तो विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जो वोटर हैं वो अंदर जा रहे हैं लगातार, लेकिन आई कार्ड दिखाने के साथ यहाँ पर एक कोड निर्धारित किया गया है। उस कोड को यहाँ पर जनरेट करने के बाद इस तरह की वोटिंग की प्रक्रिया को निभाई जाती है और साफ तौर पर ये जो स्टूडेंट है उनको बता दिया गया है कि किसी भी कीमत पर मोबाइल अंदर नहीं जाएगा। तो पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है उसे निभाया जा रहा है। कुल 9300 वोटर हैं, 9300 वोटर हैं और ये वोटर इस बार अपना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संकाय प्रतिनिधि और इसके साथ ही महामंत्री चुनने वाले हैं। तो अब देखें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 4 महीने पहले, अगर बात करें तो 4 महीने पहले यहाँ पर नामांकन दर्ज हुआ था और अब ये प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर ये प्रक्रिया निभाई जा रही है। आपको पता है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। अगर कहें, जिस तरह से कहा जाता है कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, जो छात्र नेता बनते हैं आगे चल के वही देश के नेता भी कहलाते हैं। तो आज वो प्रक्रिया शुरू हो रही है और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि NSUI, समाजवादी छात्र सभा और इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये देखिए यहाँ पर जो ये तीनों के बीच में मुकाबला है। लेकिन इसके पहले के मुकाबलों में लगातार समाजवादी छात्र सभा यहाँ पर अपना कब्जा बनाए हुए थी। लेकिन क्या इस बार समाजवादी छात्र सभा के खेमे को तोड़ने में NSUI या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कामयाब होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ जो वोटर हैं वो आपके सामने, ये देखिए, ये युवा वोटर है और ये कुछ वोटर और हैं। आप लोग वोटिंग करने आए? हाँ, देखिए ये छात्र हैं, हालांकि ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं। आप देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। उम्मीद है कि इस बार का जो मतदान, खासतौर पर छात्र संघ चुनाव को लेकर जो मतदान होगा वो शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि पिछले हो जाता है जब यहाँ पर कहे कि 9 बजे से मतदान शुरू होता है। मतदान के तत्काल बाद जब यहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग के बाद जीत हार का फैसला होता है। युवा हैं, छात्र हैं, तो ये जोशीले भी होते हैं और अपने हार और जीत को कहीं न कहीं एक अलग माध्यम से दर्शाने लगते हैं। तो कोई अगर अपना प्रदर्शन कर रहा होता है तो विरोध भी जताते हैं। लेकिन इस बार सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। किसी भी तरह की ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयार है और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि उपद्रवी अपने अगर कोई योजना बना रहे हो तो उसमें पूरी तरह से सावधान रहें, क्योंकि कोई भी उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिर एक बार सुरक्षा के आपको इंतजाम दिखाते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर PSC किया गया है इसके साथ। ठीक है नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से आपको बड़ी खबर दे दें। जहांगीरपुरी हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ताजा अपडेट भी दे दिया है। हालात उन्होंने बताए हैं। जहांगीरपुरी दंगों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही उदाहरण पेश करने को कहा है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। वायरल वीडियो में गोलीबारी कर रहा शख्स सोनू चिकना भी गिरफ्तार हो चुका है। आज रोहिणी कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली है। अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। जहांगीरपुरी में बिना इजाजत निकाली गई थी शोभा यात्रा। FIR भी दर्ज हो चुकी है। इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब तक 22 लोगों को पकड़ा गया है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री अमित शाह को पूरी
रिपोर्ट दी है, ताजा हालात उन्होंने बताए हैं। अविनाश पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार इस खबर पर हमें अपडेट कर रहे हैं। अविनाश, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस खबर पर नजर भी बनाए हुए हैं, क्या ताजा हालात जहांगीरपुरी में है उसको भी वो देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट भी उन्हें सौंपी गई है दिल्ली पुलिस के अधिकारी की तरफ से, और बताया गया है कि किस तरीके से वहां पर ताजा स्थिति है। जी देखिए, अगर बात करें तो गृह मंत्रालय लगातार नजर बना के रखा हुआ है इस पूरी घटना पे। गृह मंत्रालय लगातार तमाम सारे अधिकारियों को निर्देश भी दे रहा है और इस पूरे घटना की संजीदगी इस प्रकार है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद 2 बार दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से बातचीत कर चुके हैं। एक पहली बार जब बात किया था, जिस दिन दंगा, जिस दिन हिंसा हुई थी, उस दिन बात किया था, और कल देर शाम भी गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है। उनको साफ तौर पर भी कहा है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो जो कि उदाहरण बने, और भविष्य में जो लोग भी इस तरीके की हरकत करना चाहें उनके अंदर एक डर पैदा हो। तो इस तरीके से कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्री ने साफ तौर पे दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा है। और जिस तरीके से कार्रवाई अभी चल रही है, अभी तक 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। कल अगर बात करें तो सोनू चिकना को जिस तरीके से गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची थी, उस पर पथराव हुआ था, लेकिन वक्त रहते दिल्ली पुलिस ने सारी स्थिति को नियंत्रण में कर लिया था। सोनू चिकना का भाई समीर चिकना भी दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। आज सोनू चिकना को रोहड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसकी रिमांड दिल्ली पुलिस मांगेगी, जिससे कि आगे की पूछताछ उससे की जाए। वहीं अगर बात करें तो अभी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। दिल्ली पुलिस लगातार अभी भी फोर्सेस को डिप्लॉय करके रखा है जहांगीरपुरी में। एहतियात के तौर पर वहां पे अभी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। फ्लैग मार्च चल रहा है। जब तक तमाम सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, तब तक तमाम सारी सेंट्रल फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की जो फोर्सेस है वो डिप्लॉय रहेंगी, और लगातार एक के बाद एक तमाम सारे जो वीडियो है उसकी तस्दीक भी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है उसको लगातार जांचा जा रहा है, और जो भी पहचान में आ रहा है, जो भी आरोपी नजर में आ रहा है, उसको धर पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार प्रयासरत कर रही है। खुद दिल्ली पुलिस के तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो सादी वर्दी में जहांगीरपुरी के इलाकों में घूम रहे हैं, ताकि वहां पे जो अन्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। तो फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, और दिल्ली पुलिस लगातार वहां पे अभी भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो कि मेरठ से है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की तलाश में दबिश जारी है। फरार याकूब कुरैशी पत्नी समेत 2 बेटों की तलाश हो रही है। अवैध मीट प्लांट के खातों की जांच करा रही है पुलिस। इसके साथ ही बैंक खातों से करोड़ों के लेन देन का खुलासा भी अब तक हो चुका है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे के मीट प्लांट के खातों की सीए कर रहे हैं जांच, और पुलिस ने खातों की जांच में सीए की मदद ली है। बैंक की 2 ब्रांचों से हुआ है करोड़ों का लेन देन। इमरान कुरैशी की है अल अफीम मिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से ये कंपनी। लाल कुर्ती के एक्सिस बैंक से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। ईस्टर्न कचहरी रोड के पीएनबी से भी करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। बैंक डिटेल से साफ होगी पूरी तस्वीर कि कब से चल रहा था ये मीट प्लांट। फरार याकूब कुरैशी पत्नी संजीदा, बेटे इमरान और फिरोज की तलाश में दबिश जारी है। और आपको बता दें कि इस मामले में अब एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं। सीए की मदद से तमाम डिटेलिंग जो कि जांच की जा रही है, बैंक डिटेल को देखा जा रहा है। करोड़ों के लेन देन, करोड़ों के भुगतान का अब तक खुलासा हो चुका है। और अब प्रयागराज से आपको बड़ी खबर दे दे। प्रयागराज के एसएसपी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। 4 इंस्पेक्टर्स और 6 सब इंस्पेक्टर्स का तबादला हो चुका है। कई लोगों को थानों और चौकियों की जिम्मेदारी मिली है। कुछ पुलिसकर्मी विवेचना सेल और दूसरे प्रकोष्ठों में भी डाले गए हैं। तो ये बड़ा एक्शन हुआ है, तबादला हुआ है। थानों और चौकियों को जिम्मेदारी मिली है, और इसके साथ ही आपको बताएं कि विवेचना सेल और दूसरे प्रकोष्ठों में भी जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं।